91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। दिल की बातें खुलकर शेयर कर पाता है इंसान जब उसका हमदर्द, उसका साथी सामने बैठा हो, उसका मनोबल बढ़ाने। बस यही वो वजह है जो कार्यक्रम मेरी बात को अनोखा बनाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपनी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे हैं और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं के साथी जो खुद भी दिव्यांग हैं। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले आओ हम तुम, परवाज़ भरे सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। हेलो नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि सोनू पासवान का सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि कार्यक्रम चल रहा है मेरी बात के अंतर्गत आज मैं जिस विद्यार्थी से आप सबकी मुलाकात कराने लाया हूँ वो विद्यार्थी हैं हमारे बीच महेश दुबे। स्वागत है महेश दुबे आपका। धन्यवाद। महेश दुबे जहाँ से भी हैं ये आपको अपने बारे में बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि महेश दुबे आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में सभी श्रोताओं को संक्षेप में ज़रूर बताएं। धन्यवाद सोनू जी। मैं बताना चाहूँगा मैं महेश दुबे और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला रायसेन नियर भोपाल। और मेरा जन्म 1983 में 6 जनवरी को हुआ, जिस समय कि भोपाल गैस त्रासदी यानी गैस कांड हुआ था, उस समय की हमारी पैदाइश हुई थी। और बचपन में जो आँखें हैं वो शुरू से ही उनमें रोशनी नहीं थी, मतलब पैदाइश ही से ही ऐसी है। तो जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं था और 10 साल तक ऐसे ही खालीपन रहा ज़िंदगी में कि कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय कुछ होश ही नहीं था कि क्या कुछ करेंगे भी। लोगों को देखते थे कि लोग पढ़ाई करते थे, उस समय पढ़ाई अच्छी होती थी, मास्टर पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे और हम भी स्कूल में जाते थे। तो हमें लगता था कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारी दुनिया को दूसरी थी। उस समय हम फिल्म वगैरह का शौक़ रखते थे, टीवी के अलावा और कोई हमारा शौक़ नहीं था कि बस हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, लोगों ने कुछ बता दिया उसको याद कर लिया, कोई मतलब नहीं है बस। यानी कि यूँ कहें महेश जी कि आपकी याददाश्त उन दिनों बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि आज भी आपकी याददाश्त उतनी ही अच्छी है, क्योंकि इतनी चीज़ें बचपन की इतनी मेमोरी को संभाल के रखना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि इतना सारा काम, इतनी सारी चीज़ें आदमी के जीवन में आ जाती हैं, इतने सारे टेंशन आदमी के जीवन में आ जाते हैं कि वो अपनी उन पुरानी चीज़ों को नहीं याद रख पाता। लेकिन आप काफ़ी अच्छी याददाश्त के व्यक्ति लग रहे हैं, जिससे कि ये लग रहा है कि आपकी याददाश्त जो है निश्चित रूप से आज भी आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य कर सकती हैं। तो याद तो मुझे है जी, पहले का भी याद है, बचपन का भी याद है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, कैसे थे, कैसा बचपन था जी। हमारा। तो आपका स्कूली जीवन 1993 से शुरू हुआ? स्कूली जीवन मेरा वैसे तो 93 से शुरू होना था जी, लेकिन हमारी माताजी उस समय हमारे जाने हम विद्यालय गए तो थी, उनको चक्कर आने लगे थे, फिट आने लगे थे। अच्छा। इस वजह से हमको लौट के आना पड़ा और उन्होंने जाने नहीं दिया। उनको लगता था कि भाई कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा, कौन इसको संभालेगा। उस समय छोटे थे तो ख़त्म हो गई अचानक से, मतलब जल गई थी तो बीमार रही। फिर 1992 में वो ख़त्म हो गई।
फिर 93 में हम फिर एक बार गए, एडमिशन नहीं हुआ हमारा। फिर 94 में हमने कोशिश करते रहे कि भाई अब हमें जाना चाहिए। अब पिताजी हमारे सभी चीज़ों में रुचि रखते थे, उनको मतलब उनको भरोसा था कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, देर हो जाएगी लेकिन पढ़ेगा ज़रूर। उनका ये सपना था कि इसको पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ संपर्क किया कि भाई वो आँखों का अस्पताल था मध्य प्रदेश में, एक पाठर जगह है वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ ले गए, वहाँ उन्होंने हॉस्टल में रखवाया, स्कूल में। तो 3 साल हम अनाथालय में भी रहे, जहाँ अनाथ बच्चों के साथ में रहते थे। और पानी की बड़ी कंडीशन थी, हम लोग खेत में जाके कुएं से पानी, रस्सी से, गिर्री से पानी खींचते थे, पानी भरते थे। जी जी जी। हाँ जी, 1-2 बार गिरे भी हैं उसमें सीढ़ी तक, लेकिन बच गए। जी। हाँ जी। और ऐसे ही मतलब स्कूल जीवन चलते रहा, नॉर्मल के बीच में पढ़े 1 से 12वीं तक। जी फिर जबलपुर में BA किया हमने, जी केसरवानी महाविद्यालय है, जी। वहाँ से BA किया मैंने। जी 2008 से लेके 12 में मेरा BA क्लोज हुआ। जी और उसके बाद मैं 2012 में दिल्ली आया, जी। सोचा कि दिल्ली कैसा होगा, जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं 2002 में यहाँ ऑल इंडिया कंपटीशन में आ चुका था, दिल्ली 2002 में, इसलिए थोड़ा नॉलेज था अच्छा। कि दिल्ली घूमने जाना किस चाहिए। चीज़ का कंपटीशन था वो? ये ब्रेल कंपटीशन था। तो अब महेश जी, सवाल ये आता है कि आपने जैसा कि बताया स्कूलिंग आपकी 94 के बाद शुरू हुई। 25 जुलाई 1994 जी, से जी, जी, जी। मैंने पढ़ाई शुरू की थी अपनी। 94 से आपकी स्कूलिंग शुरू हुई। तो मैं जानना चाहूँगा, जब आपने शुरू में ब्रेल को देखा, ब्रेल पेपर आपके सामने आया, ब्रेल डॉट्स आपके सामने आए, और उससे पहले जो ब्रेल के डॉट्स याद कराए जाते हैं वो आप याद कराए जाने लगे? नहीं, वो दौर एक कठिन दौर था। वो दौर ऐसा था जी कि उस समय अंटा पट्टी का जमाना चलता था। जी जी जी। अंटा पट्टी जिस तरह की होती है, जैसे आप टेलर फ्रेम आपने देखा होगा, टेलर फ्रेम में कैसे टाइप्स होते हैं। अंटा पट्टी जो होती है गोल नुमा की, गोल कील होती है, जी। उन कीलों को हम पट्टी में लगाते हैं, पट्टी में छेद होते हैं जी 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 टेलर फ्रेम की तरह। जी। तो वो छेद में जैसे 6 डॉट हमने लगाए, 6 बिंदु, 6 कील लगा दी, उससे पहचान करा दी कि 6 डॉट्स हैं। जी उनसे ही हम माँ का ख ग जो भी हमें बनाना है, तो उनको हम मतलब आकार देते थे। जी तो इस तरह से हमने ब्रेल सीखी। फिर हमें अक्षर का कागज़ दिया गया, थर्माकोल पेपर, उसमें लिख के देते थे। जी केवल पहले ब्रेल अक्षर, और हमारा मतलब जो पढ़ने का तरीका था, जी फॉर्मेट था, वो हम किस तरीके से पढ़ते थे कि नंबर को कविता के रूप में, जैसे कि हम बताते हैं ना, हम बताते हैं पहला पहले पहले प्रस्तुत, ऐसे जो स्टेनो में एसएलबी में जो साइन बताते हैं, उसी तरीके से हम नंबर है, जैसे छोटा नंबर 1, बड़ा का नंबर 3 4 5, छोटी के नंबर 2 4, हम इस तरह से नंबर को याद करते थे, बोल के याद करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। झुंड में बोलते, जैसे पहाड़े पढ़ते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से हम नंबर याद करते थे। और ब्रेल का जो नाता है वो 1994 से है, लगातार अब तक है। जी और इसके बाद मैंने BA के बाद मैं मतलब यहाँ कंप्यूटर सीखा फरीदाबाद NIB में, और उसके बाद सोचा कि भाई अब कोई काम करना चाहिए, काम की तलाश में जाना चाहिए। जी। तो ऐसे ही गुड़गांव सोचा कि गुड़गांव घूमने जाना चाहिए। तो गुड़गांव आए तो बस वाला बोला कि भाई आप क्या करते हैं? हमने बोला हमने तो अभी ग्रेजुएशन किया है और कंप्यूटर कोर्स किया है यहाँ से। तो भाई आप गुड़गांव में एक जगह है, वहाँ आप चले जाइए कॉल सेंटर में, सर आपका ही काम होता है, आप वहाँ कुछ काम कर सकते हैं। जी। तो उस समय 2015 में जैसे हमारा कंप्यूटर कोर्स ख़त्म हुआ जनवरी में, तो उस समय हम गुड़गांव गए। 5 जनवरी को हमको वहाँ जॉब मिल गई। जी। तो 3 साल वहाँ काम किया, किराए से रहना, खाना पीना अपना स्वयं बनाना, कभी होटल से खाना, जी। और लोगों के साथ मतलब साथ में रहना। जी। आपने कहा कि आप मतलब खाना बनाना, खाना ये सब अकेले स्वयं ही करते थे? हाँ हाँ जी। श्रोताओं, ये बिल्कुल ही समझने वाली बातें हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकते जो जैसे खाना बनाना इत्यादि वगैरह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब बातों से साफ ये पता चलता है कि आज के दौर में भी ऐसा नहीं है कि दृष्टिहीन ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। वो उसके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता इस दृष्टिबाधित व्यक्ति में है। बस ज़रूरत होती है तो उसकी हौसला अफजाई की और उसकी ट्रेनिंग की, जो कि कई जगहों पर दी जाती है। तो जानना चाहूँगा महेश जी, आप NIEPBT यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान जो है, यहाँ कैसे पहुँचे और यहाँ तक का आपको कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आप यहाँ जाइए, यहाँ से आप शॉर्ट हैंड कीजिए? यहाँ के बारे में तो मैं बताना, यहाँ के बारे में जहाँ तक कहूँ तो यहाँ के बारे में तो जैसे ही मैंने ब्रेल पढ़ना शुरू किया था, जब मैं ब्रेल सीखा था जी, तो मैं एक किताब देखा, उसमें देहरादून का एड्रेस था जी, उसमें लिखा था राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान जी, 116 राजपुर मार्ग देहरादून। जी जी जी। तो मैंने कहा भाई, पूछा लोगों से,
तो कुछ लोगों ने बताया, जो पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी लोग थे, कि भाई ये देहरादून में है और संस्थान है, यहाँ केवल किताबें छपती हैं कि नहीं, स्कूल भी होगा, जी तो एक बार वहाँ जाना चाहिए। तो लोग बता देते कि भाई वहाँ जाने के लिए हमें ऐसे नहीं पहुँच पाओगे। तो हमने कहा ठीक है, हम किसी के साथ नहीं, हम अकेले जाएंगे। तो 2014 में यहाँ घूमने आए थे हम, अच्छा। किताब लेने के लिए, किसी का सामान लेने के लिए। पहले एक दो बार आ चुके घूमने के लिए, जी और कुछ कुछ लोगों को जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं उनको जानते थे, जी जो अभी नहीं है। और यहाँ की किताबों के जहाँ तक बारे में है, तो ब्रेल किताबें यहाँ की पहले कॉन्ट्रेक्शन में चलती थी। कॉन्ट्रेक्शन, नैन रश्मि, ब्रेल धारा और ये एक अंतरपथ। तो कुछ मैगजीन्स हैं यहाँ की जो प्रायोजित पत्रिकाएं हैं, उनको मैं पढ़ता था। 1995-96 से मेरे हाथ में आ गई थी। मैं अक्सर देखता था कि स्कूल में कोई डाक आई हॉस्टल में, मैं भले बाहर रहता था, लेकिन पूछता था कि भाई देहरादून से कोई डाक आई है तो किताब आई हो तो किसी को देना मत, पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद वो किताब कहीं जाएगी। जी तो हम लगातार वहाँ की किताब पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं। और इस तरह से हमने मतलब ब्रेल के ही माध्यम से इसको जाना पहचाना जी, और यहाँ तक आए। जी, यहाँ तक आए और शॉर्ट हैंड कोर्स में एडमिशन लिया। जानना चाहूँगा, आप शॉर्ट हैंड ही क्यों करना चाहते थे? क्या सोच कर आए थे कि आप शॉर्ट हैंड करके भविष्य में आप कहाँ जाना चाहेंगे? हालांकि आपने बताया कि आप टाइपिंग करते थे पीछे। हाँ, मैंने कोर्ट में भी काम किया, मैंने 6 महीने कोर्ट में भी, कोर्ट का भी अनुभव है। कोर्ट में मैंने जज के साथ में काम किया, वकील के साथ में काम किया मैंने। जी, तो क्या का उद्देश्य है आगे ये शॉर्ट हैंड का कोर्स कंप्लीट कर लेने के पश्चात आप क्या करना चाहेंगे? शॉर्ट हैंड, पहली बात तो आपने 2 सवाल किए कि शॉर्ट हैंड आप क्यों, शॉर्ट हैंड को ही क्यों चुना आपने? जी जी, शॉर्ट हैंड की क्या भूमिका है, क्या है शॉर्ट हैंड? तो पहले तो ये बता क्लियर करना चाहूँगा कि शॉर्ट हैंड करने से, शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि कम शब्द में ज़्यादा लिखना, जी, और कम अक्षरों में ज़्यादा शब्द लिखना, जी, और कम शब्दों में ज़्यादा वाक्य लिखना। जी जी जी। तो उसका मतलब ये है कि शॉर्ट हैंड में लिखने से हमारे समय की बचत होती है। हम कम समय में कितना लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, एक वाक्य हमें लिखना है, तो जैसे मान लो हमको लिखना है जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, जी जी, तो रा से राष्ट्रीय, माँ से महिला, आ से आयोग, जी, ऐसे ही ट्रिपल रा जो होता है, इसे लिखते हैं रघुपति राघव राजा राम, जी। तो हम रघुपति राघव राजा राम लिखेंगे फुल में, जी, तो रा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, ऐसे टाइम लग जाएगा। यदि हम क्यों ना हम 3 रा ही लिख दें, हमारे 3 सेल खर्च होंगे, उसमें हमारे समय की बचत हो गई। मिनटों का, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में हो रहा है। बिल्कुल। इसीलिए ये शॉर्ट हैंड की जो है हर किसी को करना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि शॉर्ट हैंड में पहली बात तो ये चीज़ क्लियर होती है कि आप कितना साफ बोल सकते हैं, कितना साफ लिख सकते हैं। जी, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा, मतलब पढ़ने वाला उसमें आपके लिखने पर खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा उसको, ताकि वो इम्प्रेस होगा, आपके काम के प्रति आपसे निष्ठा रखेगा, प्रेम रखेगा। जी, बहुत अच्छे महेश जी। लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी वहीं का वहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि आप शॉर्ट हैंड करके, शॉर्ट हैंड का कोर्स कंप्लीट करके अगर कोई मतलब जॉब में जाना चाहेंगे, और जॉब नहीं तो अपने ऑप्शन है कि अपनी जीविका चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कैफे खोल के लोगों का काम कर सकते हैं, कॉलेज स्कूल्स कॉलेज का काम ले सकते हैं। जी, ये काम कर सकते हैं। कोई भी काम, जैसे किसी को कुछ टाइप कराना है, थीसिस वगैरह बनानी है, मतलब इस तरह का काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम समझ रहे हैं। जी श्रोताओं, देखिए जिस तरह से अभी महेश जी ने बताया कि वो शॉर्ट हैंड करने के पश्चात, शॉर्ट हैंड का कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात वो अपने काम जो पहले करते थे उस काम में और सफाई लाना उनका उद्देश्य है, तो ये बहुत अच्छी बात है। महेश जी, क्या आपका रिश्ता रेडियो से भी रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, रेडियो से रिश्ता रहा है मेरा, आज भी है जी। रेडियो जब सुबह 6 बजे से सुनते हैं जी, और देहरादून से सुनते हैं हम। रेडियो में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। आप बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी जो बातें होनी चाहिए जो मनोबल बढ़ा सके? क्योंकि आजकल के टाइम में जितने भी युवा आ रहे हैं उनका ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब भी उनसे कुछ भी पूछो, मुझे खासतौर से अभी जितने भी युवा मिले हैं, आपसे पहले, आप तो खैर तो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन जितने युवा मिले हैं उनसे जितनों से भी मेरा प्रश्न हुआ कि आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे, तो कोई भी सटीक जवाब देने को तैयार नहीं है। उसका मनोबल बिल्कुल यूं समझ लीजिए कि थोड़ा सा टूटा हुआ सा लगता है। तो मनोबल बढ़ाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हालांकि आपका ये जो किस्सा है, आपकी ये जो बातें हैं, ये सुनकर तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा ही, मनोबल बढ़ेगा ही, लेकिन कोई ऐसी बात जो लोगों में एक उत्साह का संचार करे, उनके अंदर हौसले का संचार करे, कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे आप?
ऐसी बात में तो यही है कि पहली बात तो क्या कर रहे हैं जी उनका निर्णय एक निर्णय होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर उनके निर्णय बदलते रहें, कह दिया कुछ कर रहे हैं कुछ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जी उन्हें पहले सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। वो दूसरों से सलाह भी ले सकते हैं जी और खुद अपने आप में सोच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिस चीज़ में उनकी रुचि है। जी जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा है, क्या सब्जेक्ट है उसका, उसी के बारे में सोचे। अब दूसरा कोई और सब्जेक्ट ले लिया, जैसे किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने आर्ट्स ले लिया, तो उसके मतलब किसी की होड़ ना करें जी कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। अपने दिमाग से चलें, किसी दूसरे के दिमाग से ना चलें। और ये आपने रेडियो की बात कही है जी कि रेडियो में ऐसा क्या प्रसारित होना चाहिए जिससे कि लोगों के अपने जीवन में उसका बदलाव लाएं, उसको सुनकर बदलाव लाएं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि रेडियो में इसी तरह के जो है किस्से, इसी तरह की दास्तां बताएं, नए नए लोगों से मिलाएं, तो उससे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें होंगी कि जो कठिनाई से कौन कितनी कठिनाई से गुजरा है, उससे जानकारी कलेक्ट करके श्रोताओं तक सुनाएं, ताकि श्रोता उसे सुनकर अपने जीवन में अवश्य ही बदलाव लाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ऐसी रोचक किताबें पढ़ने को मिलें। तो आजकल क्या है, मोबाइल में सब कुछ है, इसके बाद भी वो चीज़ नहीं ग्रहण कर रहे जो उन्हें करनी चाहिए। जी बिल्कुल। पहली बात तो अपने सकारात्मकता लाइए। जब तक सकारात्मकता आपके अंदर मजबूती के साथ नहीं रहेगी तो आप निर्णय लेने में भी मजबूत नहीं रहेंगे। जी महेश जी, जानना चाहेंगे आपके परिवार में वर्तमान में कौन कौन है? मतलब मुझे मिलाकर 5 भाई बहन हैं। जी 2 बहनें हैं मेरी, एक बड़ी है एक छोटी है, और 2 भाई हैं, एक हमसे बड़े हैं एक छोटे हैं। तो उन लोगों का सपोर्ट आपके साथ कैसा रहता है? उनका तो एक तरह रिश्ता अच्छा है, परिवार की तरह है। हम जब जाते हैं तो मान सम्मान जो आज भी है वही है। उनको ध्यान रहता है कि तुम क्या करोगे बाहर जाके, यहीं रहो। मतलब हमारे हाथ में आधा, मतलब काम भी हमारे हाथ में रहता है। जी 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 जैसे खेती के कागजात हैं, घर के कागजात हैं, हमारे पास है सब। जी और हिसाब किताब उनके हाथ में, मतलब जो भी है उनके हाथ में भी रहता है, हमारे हाथ में, लेकिन हम रखते नहीं अपने हाथ में, जी क्योंकि खर्च उन्हें करना है। बिल्कुल। तो हमारे हाथ में हमारे जो ज़रूरत का है वो हम उनसे ले लेते हैं। जी। बाकी उनकी, मतलब उनकी ओर से हमें कोई कभी कठिनाई नहीं हुई। जैसा पहले था वैसा ही आज है। और ये है कि वो हमसे सलाह के तौर पर पूछते हैं। महेश जी, जैसा कि आप ने सुना होगा कि बहुत से दृष्टिहीन जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो परिवार होता है वो उतना सपोर्टिव नहीं होता है उनके प्रति, उनका उतना सजग नहीं रहता है। तो ऐसे परिवारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे परिवार को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वही अपने और बच्चों की तरह जो विकलांग हैं, जो किसी शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जी उनको भी अपने सामान्य बच्चे की तरह समझें, जी क्योंकि वो भी आपके बच्चे हैं। जी जी बहुत 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 अच्छा लगा महेश जी आपकी इन बातों को सुनकर, आपकी इस विचारधारा को सुनकर। उम्मीद करता हूँ कि जो श्रोता हमें सुनेंगे ये बातें उनके लिए प्रेरणादायी साबित होंगी। अच्छा, अब अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप गीत संगीत का भी शौक़ रखते हैं? हाँ, गीत का शौक़ भी रखते हैं, सुनने का भी रखते हैं, हम तो फिल्म का भी रखते हैं। जी। क्योंकि फिल्म से एक बार हम ऐसे भोपाल गए टॉकीज में। जी। तो उस समय भोपाल में हम सुना लोगों से कि भाई अब टीवी के सामने बैठ के तो फिल्म देखना कुछ और होता है, जी टॉकीज में जाना चाहिए। जी। उस समय पैसे लगते थे 100-150 रुपये में टिकट मिल जाता था। जी। तो 2008 में जब हम भोपाल गए, जी 12वीं पास हो गए, तो हमने कहा भाई हमें पिक्चर देखनी है। तो कहीं आप फिल्म सुन के क्या करेंगे, आप यहाँ क्यों आए हैं, आप जाइए। मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये आपकी, मैंने कहा महोदय ये ठीक नहीं है जो आप कह रहे हो, इस तरीके से आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको पहली बात तो बात कैसे, आपके यहाँ का क्या आपकी भाषा यही है या आपको यही सिखाया गया है? कौन है आपका गुरु के प्रोड्यूसर, कौन है बॉस, कौन है आपके, उनसे बात करेंगे हम। तो फिर एक आदमी ने उनके बॉस से मिलाया कि इन्हें दिखाई नहीं देता और ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहा नहीं, आए हैं तो बैठा दो, बालकनी में बैठा दो, पैसे मत लो। कहने नहीं, वो आपसे मिलना ही चाहते हैं। उनको बुलाया कि क्यों, आप किस लिए आए जी, कहाँ से आए बताए सब। तो आप भी मतलब फिल्म का शौक रखते हैं। तो कहा फिल्म से क्या समझेंगे, कैसे, फिल्म तो चित्र होते हैं। मैं कहनी फिल्म में आवाज़ें भी होती हैं साहब, चित्र भी नहीं, फिल्म में आवाज़ें भी होती हैं। बिल्कुल। तुमने किस की आवाज़ में, फिल्म में आपने फिल्म तो आपने सुनी होगी। जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं तो जो बाहर खड़े लोग हैं उन तक ये आवाज़ें पहुंचनी होगी। बिल्कुल। अच्छा, बाहर जो रिक्शा, ऑटो, बस वगैरह चल रही है, इसकी आवाज़ हम और आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नहीं साहब, ये तो बेतुकी, ये तो आप बेतुकी की बात है, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं कहा नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे जी, फिल्म में आवाज़ें होती हैं। फिर वो समझे कि हाँ ये क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, आप कलाकारों को पहचानते हैं?
तो मैं कहा हाँ, कलाकारों को आप जब सुनवाएंगे तो हम बता ही देंगे, याद नहीं होगा फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कलाकार। तो उन्हें महमूद साहब के, दिलीप जी और 2-3 कलाकारों की आवाज़ें सुनवाई। पृथ्वीराज कपूर वो अनारकली जो वो था रोल था जी। मुगल आजम का जी और कुछ हरिश्चंद्र का, भारत भूषण, कुछ पुराने आवाज़ सुने। जी महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपकी ये इन बातों को सुनकर के, आपकी इन तमाम बातों से हमारे श्रोताओं को प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा लगा। और चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे अंत में? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि अपने अंदर बदलाव लाने के लिए सकारात्मकता जरूरी है। और अपना जो दृष्टिबाधितों को तो मैं यही कहना चाहूँगा, दृष्टिबाधित श्रोताओं को, कि ब्रेल से अपना संबंध जरूर रखें जी ताकि आप पढ़ाई लिखाई में आप कमज़ोर ना बने। और जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इनको आप कुछ मत दो, इनको सिर्फ अवसर दो, अपॉर्चुनिटी। जी चलते चलते अंत में मैं एक बहुत ही मशहूर हिंदी गज़ल के शायर रहे हैं, उनकी एक गज़ल याद आती है मुझे। गज़ल के कुछ शेर याद आते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारों। मित्रों, महेश जी की इन तमाम बातों को सुनकर जहाँ तक मुझे लगा वो यही लगा कि आदमी कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, उसके हौसले मजबूत हों तो वो बहुत कुछ कर सकता है। सो ज़रूरी यही है कि अपने हौसले को कभी टूटने ना दीजिए, अपने भरोसे को बनाए रखिए और खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी चीज़ है, तो खुद पर विश्वास बनाए रखिए। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं सोनू पासवान आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूँ। आप सुनते रहें 91.2 NIVH हेलो दून। धन्यवाद दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।